बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 161 मुलाहिज़ा फरमाएं। घर के पिछवाड़े एक छोटा दरवाज़ा है जो इब्रार ने तख्ते लगाकर बंद किया हुआ है। मैं अभी 2 मिनट में तख्ते उखाड़ देता हूँ। मेरे साथ कोई और भी है, तुम तख्ते उखाड़ो, मैं उसे लेकर आती हूँ, शानी ने कहा और तेज़ी से डोले की तरफ चली गई। सब कुछ बड़ी खुश असलूबी और तेज़ी से हुआ। बाजार के इर्द गिर्द मौजूद घरों में से किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और अब शानी जख्मी हफीज़ को लेकर तेज़ी से घोड़ा गली के रुख पर जा रही थी। इनकी मंजिल घोड़ा गली से आगे मरी का तहसील हॉस्पिटल थी। डाले को गोल टोपी वाला वही अजनबी खैर हुआ ड्राइव कर रहा था। उसका नाम शहाबुद्दीन था। डोला उसके साथ बैठा हुआ था। डाले के फर्श पर मोटा गदीला डालकर हफीज़ को लिटा दिया गया और ऊपर कंबल दे दिया गया। शानी हफीज़ के सराने बैठी थी और मुसलसल उसकी देखभाल कर रही थी। शुरू में रास्ता बेहद दुश्वार था। कई जगह तो यूं लगा कि शायद डाला आगे नहीं बढ़ सकेगा। दरहकीकत ये पैदल या घोड़े खच्चर वगैरह का रास्ता था। इन्होंने 1 घंटे में बमुश्किल 4-5 मील सफ़र तय किया होगा, लेकिन अब वो निस्बतन बेहतर रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। ड्राइविंग कैबिन और रकबी हिस्से का दरमियानी शीशा मौजूद नहीं था। शाहब और डोला बासानी शानी से बातचीत कर रहे थे। शाहब एक बिल्कुल सीधा साधा नौजवान था। शुरू में तो शानी को ये उम्मीद भी ना थी कि वो ये लोडर ड्राइव कर लेगा, लेकिन ये काम तो वो बहरहाल कर ही रहा था। उसने अब तक जो बातें की थी उनसे मालूम हुआ कि उसने शानी के चेहरे से चादर का नकाब उतरते ही इसे पहचान लिया था, क्योंकि वो अपनी माँ वड्डी आपा की जिंदा तस्वीर थी। शाहब और इसका पूरा घराना हजारों दूसरे लोगों की तरह वड्डी आपा और चौधरी इरशाद का पुरस्कार था। वड्डी आपा के उन पर बहुत ज्यादा एहसानात थे। शाहब की गुफ्तगू से पता चला कि अभी कुछ देर पहले मुतवल्ली इब्रार के घर में जो जवान पहाड़न इब्रार के पांव दबा रही थी वो मुकामी रिवाज के मुताबिक मज़ार की चाकरी में मौजूद थी। शानी ने चाकरी के बारे में पूछा तो शाहब ने बताया कि मुकामी रिवाज के मुताबिक जो लोग किसी मुसीबत में होते हैं वो रद्द बला के लिए अपने अहले खाना में से किसी एक फ़र्द को कुछ अरसे के लिए पूरे साईं या एक दूसरे मज़ार की खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं। बिगड़ते बिगड़ती इस रिवाज की शक्ल ये हो गई है कि कुछ जाहिल अपनी औरतों तक को भेज देते हैं। शाहब ने बताया कि वो लड़की अपनी मर्जी से मज़ार की चाकरी में आई हुई है। उसका एक भाई जेल में है और उसे सजाए मौत हुई है, इस मन्नत के साथ कि जवान भाई की फांसी टल जाए। उस लड़की ने खुद को चाकरी में दे रखा है। चाकरी की मजीद तफसील बताने से शाहब ने इज्तनाब किया, लेकिन उसकी बातों से साफ पता चलता था कि अक्सर औकात चाकरी की आड़ में मज़ार के कारे मुख्तार लोग गुनाह का घिनौना खेल खेलते हैं। बाज़ुका सादालू लोगों को मुतमईन करने के लिए छोटा साईं अपने किसी मुरीद और चाकर औरत के दरमियान निकाह का ड्रामा भी रचा देता है। इर्द गिर्द के लोग बहुत कुछ जानते हैं और बहुत से उसके खिलाफ भी हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के डर और वहम उन्हें चुप रहने पर मजबूर रखते हैं। इस गुफ्तगू के साथ साथ शानी मुसलसल हफीज़ की देखभाल भी कर रही थी। नहायत नामवार रास्ते की वजह से गाये बगाए नीम बेहोश हफीज़ को थाम कर रखना पड़ता था। वो बार बार टार्च की रोशनी में उसका चेहरा भी देख लेती थी और सांस की रवानी का जायजा भी ले लेती थी। जब शाहब ने एक हमवार जगह पर लोडर रोक कर उसमें डोले की मदद से डीजल भरना शुरू किया, अचानक हफीज़ पर तशन्नुज की कैफियत तारी हो गई। उसके हाथ पांव मुड़ने लगे और आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ चली गईं। शानी ने उसे पानी पिलाया। डोले और शानी ने उसकी हथेलियों और तलवों की मालिश की। कुछ देर बाद उसकी ये कैफियत ख़त्म हो गई। फिलवक्त शानी के ज़हन में फ़कत एक ही बात थी, हफीज़ को जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए। उस शख्स के लिए वही तड़प महसूस कर रही थी जो कोई अपने किसी खूनी रिश्ते के लिए कर सकता है। वो बाकी सारी बातें भूली हुई थी। वो जानती थी इन पहाड़ों से निकलकर किसी शहर तक पहुंचना इनके लिए बेहद खतरनाक है। वहाँ इसके लिए अनगिनत अंदेशे मौजूद थे। उनमें 3 बड़े अंदेशे रियाज हिटलर, पीर कुदरत और चौधरी बशीर थे। लेकिन वो ये भी जानती थी कि हफीज़ की ज़िंदगी चिलचिलाती धूप में रखी बर्फ़ की तरह ख़त्म हो रही है। वो अब सोच सकती थी, ना कहीं रुक सकती थी, ना मुतबादल रास्ता ढूंढ सकती थी। जल्दी करो शाहब, वो फरियादी आवाज़ में बोली। बस काम ख़त्म हो गया छोटी बीबी, शाहब ने अदब से कहा और खाली कैन कैबिन की छत पर रख दिए। चंदी लम्बे बाद लोडर फिर से ऊंचे नीचे रास्ते पर रवां था। डोले ने कहा, पाजी कहीं वो बंदा मर तो नहीं जाएगा? उसका इशारा मुतवल्ली इब्रार की तरफ था। लगता तो नहीं, जब हम वहां से चले थे तो उसने हिलना जुलना शुरू कर दिया था। शानी ने कहा, मर भी गया तो लोग यही समझेंगे कि उसे जिन्नों ने मार दिया है। शाहब ने ड्राइव करते करते कहा, क्या मतलब? शानी ने पूछा। छोटे साई ने दावा किया है कि रेलवे मुलाजिम आबद के घर में होने वाली खूनी वारदात में हवाई चीज़ों का अमल दखल है। वो कहता है कि जख्मी हफीज़ साहब में भी एक सिख जीन घुसा हुआ है। अक्सर लोग तो शायद यही समझेंगे कि जख्मी हफीज़ साहब ने अपने सिख जीन की ताकत से
मुतवल्ली इब्रार की खोपड़ी तोड़ी और फिर डाला लेकर कहीं निकल गए। और तुम्हारे बारे में क्या समझा जाएगा? डोले ने पूछा। शायद ये समझा जाए कि मैं इस वाक़े की दहशत से कहीं गायब हो गया हूँ। मुझे ये फिक्र है कि कहीं इस वाक़े का इल्ज़ाम अजमल खान पर ना आ जाए। शानी ने कहा, देखें छोटी बीबी, मुतवल्ली इब्रार को पता ही नहीं था कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, फिर वो आपकी वजह से रॉकेट और आपके किसी साथी की तरफ तवज्जो क्यों करेगा? वो तो अचानक शहाब खामोश हो गया। डोले ने ऊँटों पर उंगली रखकर इसे चुप रहने का इशारा किया। डोले के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। वो जैसे कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। कोई हमारे पीछे है, आखिर उसने सरसराती आवाज में कहा। क्या मतलब? शानी ने अपनी फड़फड़ाती ओढ़नी को मजबूती से थाम कर पूछा। मुझे घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है काफी देर से। लोडर डलवान पर जा रहा था। शानी के कहने पर शाब ने इंजन बंद कर दिया और हेडलाइट्स बुझा दी। शानी ने पूरी तवज्जो से सुनने की कोशिश की। पहले तो ये इसे डोले का वहम लगा, पर इसका दिल भी धक धक करने लगा। घोड़े की टाप जैसी नामानूस आवाज हवा के दोष पर इसने भी सुनी थी। इनका पीछा किया जा रहा था। इस तारीख रात में इन वैरान सर्द पहाड़ों के दरमियान इस जाबल मरीज के साथ इस बेसरो सामानी के आलम में वो शायद घेरे में लिए जा रहे थे। शानी ने शाब से कहा, इंजन स्टार्ट कर दो और चलते रहो। लोडर फिर स्टार्ट होकर ऊंचे नीचे रास्तों पर उछल कूद करने लगा। ये बेहद दुश्वार सफर था। पथरीले रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे थे। एक तरफ जंगल से ढका हुआ पहाड़, दूसरी जानिब गहरी खाई थी। हेडलाइट्स बुझा दी जाती तो चंद लम्हों में वो तहता सुरा तक जा पहुंचते। शाब उर्फ शाबा बेशक ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं कर सकता था, लेकिन वो इन रास्तों का बहुत अच्छी तरह शनावर था। वो किसी न किसी तरह डाले यानी लोडर को आगे बढ़ाता चला जा रहा था। शानी और शाब को अब आवाज नहीं आ रही थी। ताम डोले के कान बदस्तूर खड़े थे। इन्होंने तकरीबन 5-6 मील का फासला इसी तरह तय किया। फिर डोला ज्यादा मुस्तरिब दिखाई देने लगा। मुझे लगता है कि ये 3 के करीब घुड़सवार हैं, या शायद 4 हैं। उनमें से 2 या 3 इकट्ठे हैं, एक अलहदा है। शानी ने अपनी समात पर जोर दिया। एक बार फिर इसे घोड़े के सुमों की मदम आवाजें सुनाई देने लगी। इस दफा ये आवाज करीब थी और दाईं तरफ से आ रही थी। वो देखें जी, डोले ने चिल्लाकर दाईं तरफ इशारा किया। शानी ने डोले की बताई हुई समत में देखा। एक परछाई सी दरख्तों के पीछे ओझल होती नजर आई। अब शुबे की कोई गुंजाइश ना थी। मुश्किल 1 मिनट गुजरा होगा कि 2 घुड़सवार आनन फानन लोडर के सामने आ गए। वो पुलिस एहलकार थे। उनके हाथों में छोटी खुद कार राइफलें थी। उन्होंने हाथ के इशारे से लोडर को रुकने का इशारा किया। शाब ने लोडर रोक दिया। इसी दौरान में एक तीसरा घुड़सवार भी सामने आ गया। उसकी कमर से पिस्टल लगा हुआ था। ये एक बावर्दी सब इंस्पेक्टर था। गाड़ी बंद करो, उसने घोड़े पर बैठे बैठे तहकम से कहा। शाब ने शानी की तरफ देखा और इंजन बंद कर दिया। नीचे उतरो, उसने शाब और शानी को एक साथ घूरते हुए हुक्म जारी किया। सर, ये हमारे साथ मरीज है, इसकी हालत चंगी नहीं है, इसको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना है। शाब ने कहा, कर लेते हैं, तुम्हारे मरीज को भी चेक, जरा नीचे तो उतरो, उसने रिवायती अंदाज में कहा। शानी ने मरीज की हालत दिखाते हुए एहतजाज करना चाहा, लेकिन इसी दौरान में एक हेड कांस्टेबल ने हाथ बढ़ाकर लोडर की चाबी इग्निशन में से निकाल दी और शाब को खींच कर बाहर ले आया। चारों नाचार शानी को भी नीचे उतरना पड़ा। वो सब इंस्पेक्टर के सामने पहुंच कर गरजी, कुछ खुदा का खौफ करो, ये बंदा मर रहा है, हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है। कौन है ये? क्या हुआ है इसे? कहां से आ रहे हो? सब इंस्पेक्टर ने टार्च का रोशन दायरा हफीज पर ऊपर से नीचे तक दौड़ाते हुए ऊपर तले कई सवालात कर डाले। तुम मेहरबानी करके गाड़ी की चाबी दो, अगर इस बंदे को कुछ हो गया ना तो तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा, शानी बुलंद आवाज में बोली। सब इंस्पेक्टर ने अपनी तोंद पर हाथ फेर कर दोनों टांगों पर वजन बराबर किया और तयशमेज अंदाज में गर्दन टेढ़ी करके शानी को सरतापा देखा। ओ हो, धमकियां दी जा रही हैं। तेरे जैसी कुड़ी को धमकियां देने की क्या जरूरत है? बस आंख का इशारा करो और जिसको चाहो कत्ल करके अपने कदमों में डाल दो। ना कोई चार्ज, ना कोई दफा, ना पर्चा शर्चा। उसने बड़ी बेबाकी से शानी को बाजू से थाम लिया। शानी ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। शाब से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तड़क कर बोला, थानेदार साहब, अपने आप में हो, हम कोई चोर डाकू नहीं है और ना लावारिस है, छोड़ दो छोटी बीबी का हाथ। ओए तेरी तो लंबे तड़ंगे हेड कांस्टेबल ने दांत पीसे और वैश्यू की तरह शाब पर पल पड़ा। शाब दरमियाने कद काट का था, लेकिन इसके अंदर दैकानी दलेरी मौजूद थी। इसने हेड कांस्टेबल के पेट में जोरदार गूंसे रसीद किए और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इस हरकत पर दूसरा एहलकार भी इस पर टूट पड़ा और राइफल के बट से बेदरेग मारने लगा। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर ने शानी को घुमाकर लोडर की साइड से दे मारा और तलाशी लेने वाले अंदाज में इसके जिस्म पर हाथ दौड़ाने की कोशिश की।
शानी ने उल्टे हाथ का जन्नाटे दार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। वो चंद कदम पीछे हटा और फिर गालियां बकते हुए पिस्टल शानी पर तान लिया। खबरदार, गोली मार दूंगा। वो दाढ़ा और अपनी गिरी हुई टोपी झाड़कर सर पर रख ली। इसी दौरान में दोनों कांस्टेबल शाब को राइफल के कंधे से कारी जरबे लगाने के बाद नीम जान कर चुके थे। वो जमीन पर पड़ा करा रहा था और लंबे तिरंगे कांस्टेबल ने अपना पांव उसकी गर्दन पर रख दिया। दूसरे कांस्टेबल ने हैरान कुन दीदा दलेरी से शानी को अकब से दबोच लिया। शानी मुजाहमत कर सकती थी, ताम वो जानती थी कि इस वैराने में यही एहलकार पुलिस, अदालत और जल्लाद के जुमला उमूर अंजाम दे सकती हैं। और बात सिर्फ इसकी अपनी जान की नहीं थी। जांबल हफीज इसके साथ लोडर में था और अब शाह भी जख्मी होकर पथरीली जमीन पर पड़ा हुआ था। हेड कांस्टेबल ने फुर्ती से इसके हाथों में हथकड़ी पहना दी थी। शानी ने अपने तैश पर काबू रखते हुए कहा, देखो तुम लोग ज्यादती कर रहे हो। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? ज्यादती की नहीं, लेकिन अब थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी। फरबे अंदाम सब इंस्पेक्टर ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा। शानी के दिल में आई कि इन पुलिस वालों को बता दे कि लोडर में पुलिस ही का एक इंस्पेक्टर है, लेकिन वो फौरी तौर पर बताने या ना बताने का फैसला ना कर सकी। इस बात का अंदेशा मौजूद था कि बताने के नताइज संगीन होंगे। ये रात के करीबन 10 बजे का अमल था। सर्द हवा चल रही थी, फजा में खून की बढ़ती जा रही थी। तीनों एहलकार शहाब और शानी को धकेलते हुए एक बड़ी चट्टान की ओट में ले आए। यहाँ हवा का दबाव कम था। अचानक शानी को एहसास हुआ कि डोला मौजूद नहीं है। वो किधर गया था? गालबन वो घुड़ सवारों की आमद से चंद सेकंड पहले खिसक गया था। शानी अच्छी तरह जानती थी कि वो बुज़दिल नहीं है। वो जानबूझकर ओझल हुआ था। पुलिस वालों में से अभी तक किसी ने डोले के होने या ना होने का नोटिस नहीं लिया था। इसका मतलब था कि उन्हें मालूम नहीं कि लोडर पर कितने अफराद सवार थे। सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया। वो अच्छी तरह शाब की जामा तलाशी ले। उसने खुद बड़े गैर अखलाकी अंदाज में शानी की जामा तलाशी ली। वो खुद पर बेपनाह जब्त किए खामोश खड़ी रही। वो अभी तक कोशिश कर रही थी कि मामला मजीद ना बिगड़ने पाए, लेकिन पता नहीं क्यों इसे लग रहा था कि ये कोशिश कामयाब ना होगी। इसे सब इंस्पेक्टर के मुंह से अल्कोहल की मनहूस बू भी आ रही थी। अगले 3-4 मिनट में एहलकारों ने शाब की घड़ी, अंगूठी, सोने का एक तावीज़ और 600-700 रुपए नकदी अपने कब्जे में कर ली। शानी के कानों से सोने की बालियां उतार ली गईं। वो छोटी सी खूबसूरत अंगूठी भी उनके कब्जे में चली गई, जो रुस्तम ने इसे मुंह दिखाई के तौर पर दी थी। शानी ने 2-3 बार बोलने की कोशिश की, मगर सब इंस्पेक्टर ने हर बार डांट कर खामोश कर दिया। सारी अशिया अपने कब्जे में कर लेने के बाद एहलकारों ने आपस में खुसर फुसर की। उसके बाद सब इंस्पेक्टर थानेदारी लहजे में बोला, ओए रमजाने, इन दोनों के बयान लेने हैं, पर अलहदा। चल तू इस सरामी को लेकर उन दरख्तों में चला जा, मैं पहले इस बीबी से सवाल जवाब कर लूं। कांस्टेबल ने मानी खेद अंदाज में सर हिलाया और शाब को हथकड़ी से घसीटता दरख्तों की तरफ चला गया। सब इंस्पेक्टर ने दूसरे कांस्टेबल यानी हेड कांस्टेबल से कहा, चल तू लोडर में चला जा, उस मुर्दार के पास, उसका ध्यान रख कहीं पार ही ना हो जाए। हेड कांस्टेबल भी चला गया। सब इंस्पेक्टर घोड़े की जीन पथरीली जमीन पर रखकर बैठा था और चट्टान से टेक लगा रखी थी। शानी अभी तक खड़ी थी। उसे शानी को सरतापा घूरा, उसकी आंखों में शैतानी झलक दिखाई देने लगी थी। उसने टॉर्च का रोशन दायरा शानी के जिस्म पर ऊपर से नीचे तक सिरकाया। हाँ, अब बता कहां से आई है और ये बंदा कौन है तेरा, और ये फट्टल कैसे हुआ? पर लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले बैठ जा इधर मेरे सामने। शानी उसी तरह साकत खड़ी रही। वो तहकम से बोला, सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? इधर बैठ जा मेरे सामने। अचानक शानी के ज़हन में जमाका सा हुआ। इसे चंद दिन पहले का वाकया याद आया जो नूर अब्बासी ने सुनाया था। उसने बताया था कि गोरे के बंगले वाली वारदात के बाद इर्द गिर्द के कुछ कराने आर्जी तौर पर गिलियाद वगैरह की तरफ चले गए थे। ऐसी एक फैमिली पर जाली पुलिस वालों ने दावा बोला और उसे घेर कर एक वैरान मुर्गी खाने में ले गए, जहां एक जवान लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। कहीं पुलिस की वर्दियों में ये वही शैतान सिफ्त लोग तो नहीं थे। इसने ध्यान से मोटे बद्दे शख्स को देखा जिसने सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी थी। न जाने क्यों इस शख्स का लबो लहजा, तौर एतवार शानी को पहले से शुबे में मुबतला कर रहे थे। अब नए ख्याल के तहत इसने मजीद गौर किया तो इसके दिल ने गवाही दी कि इसका क़ियाफ़ा दुरुस्त है। और बैठती क्यों नहीं? सब इंस्पेक्टर वर्दी वाला गरजा। शानी साकत खड़ी रही। बेहतर है कि तुम हमें जाने दो, जख्मी की जान खतरे में है। मैं कहता हूं बैठ जा इधर। वो दांत पीस कर फुनकारा। तुझे नहीं बैठना? वो सांप की तरह फुनकारा। और अगर मैं तुझे गोद में बिठाकर दिखा दूं तो फिर? शानी की निगाह बड़ी देर से मशकूक सब इंस्पेक्टर के पिस्टल पर थी। ये पिस्टल उसने बेपरवाही से अपने करीबी घास पर रख छोड़ा था। पिस्टल शानी से ज्यादा दूर नहीं था। वो जाली सब इंस्पेक्टर के नादर शाही हुक्म के मुताबिक एक कदम आगे बढ़कर नीचे बैठ जाती तो बासानी अपना हाथ पिस्टल तक पहुंचा सकती थी।
उसके लिए बस थोड़ी सी फुर्ती की जरूरत थी और इस अमर की जरूरत थी कि इसका हाथ सीधा पिस्टल ही पर पड़े। उसके बाद वो 2-4 कदम पीछे हटकर पिस्टल बहरूपीय एहलकार पर तान लेती। असले का इस्तेमाल शानी के लिए अनोखी बात नहीं थी। रंगवाली की हवेली में इसके अब्बा जी अक्सर इसे राइफल थामना, लोड करना, चलाना सिखाते थे। इसे सिर्फ 1-2 सेकंड के अंदर इस सारे मामले को और इसकी टाइमिंग को भांपा। एक दफा पिस्टल इसके हाथ में आ जाता तो वो इस बहरूपीय को अपना हुक्म मानने पर मजबूर कर सकती थी, और अगर वो ना मानता या उस पर चपटने की कोशिश करता तो वो उसके पांव या टांग पर गोली भी मार सकती थी। लेकिन इससे ज्यादा वो शायद ना कर सकती। अपने बदतरीन दुश्मन की जान लेना भी इसके लिए मुमकिन न था। वो पिस्टल तक पहुंचने के लिए अपने जिस्म को हरकत दे ही रही थी कि अचानक बहरूपीय सब इंस्पेक्टर के अकब में हल्की सी आहट हुई। वो बिजली की तरह तड़पा और अपना पिस्टल थाम कर खड़ा हो गया। कौन है? वो अजीब फटे फटे लहजे में बोला। उसकी उंगली लबलबी पर थी और वो शिकारी जानवर की तरह दाएं बाएं देख रहा था। इस अफरा तफरी में शानी की तरफ उसकी पुश्त हो गई थी। दर हकीकत इन्हीं लम्हों में वो शानी की तरफ से यकसर गाफिल था। शानी ने भी तारीक पौधों में आहट महसूस की थी। इसके लिए ये नतीजा निकालना मुश्किल नहीं था कि ये डोला है। रात की इस पहर, इस तारीक वीराने में यहाँ और कौन हो सकता था? वो नताई से बेपरवाह होकर तेजी से झपटी और उसने बहरूपीय सब इंस्पेक्टर का पिस्टल वाला हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया। उसके साथ ही वो चिल्लाई, डोले डोले। लेकिन झाड़ियों में से जो शख्स निकलकर बहरूपीय पर झपटा वो डोला हरगिज न था। वो एक सेहतमंद शख्स था। उसे राइफल का बट बड़े जोर से बहरूपीय के मुंह पर मारा। पिस्टल उसके हाथ से निकल गया और वो टकराता हुआ दूर जा गिरा। शानी ने तारीकी में पिस्टल ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ चलाए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ फिसल गया था। इसने दाईं तरफ जरा नशेब में देखा। बहरूपीय सब इंस्पेक्टर और हमलावर एक दूसरे से गुथम गुथा थे। ओए कुत्ते का बच्चा, ओए खंजीर, वो हमारा बहन है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमलावर की वैसी आवाज शानी के कानों में पड़ी और इसके 14 तबक रोशन हो गए। इस ठिठरते हुए तारीक वैराने में अचानक दोपहर का सूरज चमकने लगता तो भी शानी को शायद इतनी हैरत ना होती। ये अजमल खान की आवाज थी और वो अजमल को जख्मी हालत में चाचा इब्राहिम के घर में छोड़ कर आई थी। वो यहाँ क्यों कर और कैसे पहुंचा? ये बड़ा अहम सवाल था, मगर इसका जवाब ढूंढने का ये वक्त नहीं था। बहरूपीय अजमल से बरसरे पैकार था और उसके साथ साथ वो गला फाड़ कर चिल्ला भी रहा था। शानी ने बाईं तरफ देखा और इसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। रमजान नामी वो शख्स जो शहाब को हथकड़ी लगाकर करीबी दरख्तों में ले गया था, आंधी की रफ्तार से उड़ा आ रहा था। उसके हाथ में राइफल थी। उसका अंदाज खतरनाक था। शानी ने महसूस किया कि वो अजमल खान पर अकब से गोली चला देगा। दर्द की एक नाकाबिले बर्दाश्त लहर इसके सीने में फैल गई। फिर इसकी आंखों ने एक और ताज्जुब खेज मंजर देखा। शायद आज की रात ऐसी मनाजिर के लिए वक्फ हो गई थी। एक तरफ से कोता का डोला भागता हुआ आया और जंप लगाकर रमजान की राइफल से चिमट गया। रमजान ने बदहवासी में ट्राइगर दबाया। धमाकों के साथ 3-4 शोले निकले और तारीकी में गुम हो गए। रमजान ने राइफल नहीं छोड़ी। नतीजा ये निकला कि वो डोले और राइफल के ऊपर ही ऊंधे मुंह गिरा। शानी ने कब से उसके बाल पकड़ लिए और खींचकर उसे पुश्त के बाल गिराने की कोशिश करने लगी। तब जिस रिसाई की झलक दिखाई थी, ये वो जाली कांस्टेबल था जो जाली सब इंस्पेक्टर को तखलिया फराहम करने के लिए लोडर की तरफ चला गया था। उसके हाथ में भी राइफल थी। वो दौड़ता हुआ आ रहा था। जान से मार दूंगा, खबरदार खबरदार। फिर उसने अपनी 222 राइफल सब इंस्पेक्टर से गुथम गुथा अजमल पर तान ली। वो एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए थे। कांस्टेबल की समझ में नहीं आया कि फौरन गोली चलाए या ना चलाए। उसकी चलाई हुई गोली उसके साथी को भी लग सकती थी। उसकी ये लम्हाती ताखीर उसके लिए सख्त नुकसानदेह साबित हुई। अजमल ने नीचे लेटे लेटे अपने बद्दे मुकाबिल को अपनी टांगों पर बड़ी ताकत से उछाला। वो तोप के गोले की तरह अपने साथी से टकराया। दोनों डलवान पर लटक गए। लटकने के बावजूद जाली कांस्टेबल ने अपने हाथ से राइफल निकलने नहीं दी। उसने पुश्त के बाल गिरे गिरे फायर किया। उसके फायर करने से पहले अजमल खुद को ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा चुका था। निशाना खता गया। अजमल ने जवाबी फायर किया। ये किसी आम शख्स की चलाई हुई गोली नहीं थी, ये प्रोफेशनल निशानेबाज था। गोली सीधे मद्दे मुकाबिल के माथे पर लगी। वो जो उठने की कोशिश कर रहा था, झटके से फिर पुश्त के बल गिर गया। शानी का ख्याल था कि अजमल खान दूसरा फायर हेड पर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। उसने 3-4 कदम भागकर फिर जस लगाई और उसे छाप लिया। डोले और लंबे तड़ंगे शख्स में कशमुकश बदस्तूर जारी थी। डोला मुख्तसर वजूद होने के बावजूद मद्दे मुकाबिल की राइफल से चिमट कर रह गया था। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि वो राइफल के साथ लटक चुका था। लंबा तड़ंगा शख्स राइफल छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था।
लेकिन डोले ने राइफल की नाल बदस्तूर जमीन की तरफ झुका रखी थी और राइफल बरदार की कोई पेश। राइफल बरदार गालियां बकने के साथ साथ डोले को टांगे रसीद कर रहा था। डोले को डराने के लिए उसने 2-3 फायर भी किए, मगर ये सब ला हासिल था। कम अज कम अभी तक ला हासिल था। अजमल खान और जाली सब इंस्पेक्टर को गुथम गुथा छोड़कर शानी डोले के मद्दे मुकाबिल की तरफ लपकी। एक नुकीला पत्थर इसके हाथ में आया और दिल कड़ा करके इसने उस शख्स की गद्दी से जरा ऊपर चंद जोरदार ज़रबें लगाई। खोपड़ी के पिछले हिस्से पर लगने वाली आखिरी ज़रब खासी शदीद थी। वो शख्स लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिरा। ये बात उसकी समझ में आ गई कि वो ये 2 तरफा लड़ाई नहीं जीत सकता। उसे कमजोर पड़ता देखकर डोले ने 2-3 शदीद झटके दिए और राइफल उसके हाथ से ले ली। उसे कमजोर पड़ता देखकर डोले ने 2-3 शदीद झटके दिए और राइफल उसके हाथ से निकाल दी। राइफल निकली तो वो शानी की तरफ पलटा। इससे पहले कि वो शानी को दबोचता, शानी ने पत्थर की एक और चोट उसके चौड़े जबड़े पर लगाई। वो लड़खड़ा कर नशेब में लड़क गया। 8-10 मीटर नीचे जाकर वो उठा, एक लम्हे के लिए रुका, फिर लंगड़ा कर भागता हुआ तारीकी में ओझल हो गया। राइफल डोले के हाथ में थी। वो दोनों वापस मुड़े तो अजमल खान मोटी तोंद वाले शख्स पर काबू पा चुका था। उसकी छाती पर चढ़ा बैठा था और गुंसे मार मार कर उसे निटाल कर चुका था। फिर वो उसे अपने पुराने कपड़े की तरह घसीट कर उस चट्टान के पास ले आया जहाँ उसने सब इंस्पेक्टर के रूप में शानी से तफ्तीश का आगाज किया था। यहाँ एक तरफ पड़ी हुई टार्च अभी तक रोशन थी। वो तीनों कहाँ गया शानी बहन? अजमल खान ने राइफल संभालते हुए कहा। वो भाग गया है। खूब मार देना तू सरामजादे को, अजमल खान फुनकारा। डोले ने जाली एहलकारों की बिखरी हुई टोपियां इकट्ठी कर ली थी और वो पिस्टल भी ढूंढ लिया था जो हेड के हाथों से गिरा था। डोले ने टार्च की रोशनी उस शख्स के चेहरे पर डाली जिसके माथे पर दाईं तरफ पिघले हुए शीशे का सोराख था। स्याही माइल खून उसके चेहरे पर फैल चुका था और स्याह मूंछों के नीचे से दांत दिखाई दे रहे थे। राइफल उसके पहलू में पड़ी थी। वो मर चुका था। शानी ने कहा, अजमल, मुझे लगता है कि ये वही नौसरबाद है। आप किन का बात कर रहे हैं? नूरोबासी ने जाली पुलिस वालों के बारे में बताया था ना, जिन्होंने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया और एक लड़की से बदसलूकी भी की। अजमल खान के चेहरे पर हैरत अमेज तासरात उभरे। उसने गर्दन घुमाकर जरा गौर से हेड की तरफ देखा, फिर तफहीमी अंदाज में सर हिलाने लगा। शायद आप ठीक परमा रहे हैं। वो उकाब की तरह हेड पर झपटा और राइफल की नाल उसकी जख्मी गर्दन पर रख दी। ओए, कौन हो तुम? बताओ हमको, कौन हो तुम? राइफल एक जानिब रखकर वो एक बार फिर तूफानी रफ्तार से हेड पर पल पड़ा और इस मर्तबा अजमल ने उसे बड़ी बेदर्दी से मारा। उसके नाक से मुंह से खून छूट गया। अचानक अजमल ने करीब रखी राइफल उठा ली, फिर उसने राइफल उनके हेड की तरफ उठाई और फुनकारा। ओए कापिर के नाजायज बच्चे, हमको बता, तुम पुलिस वाला है कि डाकू है? डाकुओं का हेड थर थर कांपने लगा। अजमल ने अपना सवाल दोहराया। मुखातिब ने जवाब नहीं दिया तो अजमल ने बेदरेग फायर कर दिया। बैरल से निकलने वाला शोला फरबे अंदाम हेड की टांग में घुस गया। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह चिल्लाया। अजमल ने उसकी पसलियों में ठोकर रसीद की। बताओ हरामजादे, कौन है तू? तेरा और कितना साथी है यहाँ? इस मर्तबा भी अजमल खान ने अपना सवाल दोहराया और जवाब ना मिलने पर उसकी दूसरी पिंडली में गोली उतार दी। दूसरी गोली खाकर वो तड़पने लगा। अजमल उसी लहजे में बोला, बता, नहीं तो तीसरी गोली आ रहा है। अब हेड का पिंडा टूट गया और बर्दाश्त जवाब देगी। वो टकराया। मैं बताता हूँ, इसको पीछे हटाओ। उसका इशारा खान की राइफल की तरफ था। खान ने राइफल का रुख बदस्तूर उसके सीने की तरफ रखा और खतरनाक लहजे में अपना सवाल दोहराया। जवाब में उसने कराते और वावेला करते हुए जो कुछ बताया उससे शानी और अजमल के ख्याल की 100% तस्दीक हो गई। ये फिरदौस नामी शख्स पुलिस वाला नहीं था। इसके साथ ही भी वर्दियों में छुपे जराइम पेशा लोग थे। इन सब का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके से था। इनका एक साथी और था जो गुर्दे के शदीद दर्द के सबब 2 दिन पहले शिकारगाह से वापस चला गया था। फिरदौस नामी शख्स ने एतराफ़ किया कि चंद दिन पहले गोरे के बंगले से 6-7 मील के फासले पर एक जवान लड़की से ज्यादती करने वाले वो और उसके दोनों साथी ही थे। उस बदनसीब लड़की के कानों से उतारी हुई सोने की एक बाली भी हेड की जेब से बरामद हुई। दूसरी बाली दर्द गुर्दा का शिकार होने वाले शख्स के पास थी। हेड की दर्द से कराती हुई बातों से पता चला कि वो और इसके साथी इससे पहले राजधानी डकैती की कोई दर्जन पर वारदातें कर चुके हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा कर चुके हैं। इसी दौरान में कमोबेश 4 खवातीन इनकी ज्यादती का शिकार भी हुई हैं। ये सब कुछ जानने के बाद अजमल खान की आंखों में खून उतर आया था। अजमल ने उसकी मुकम्मल जामा तलाशी ली और सब कुछ उसकी जेबों से बरामद कर लिया। वो मिन्नत समाजत पर उतर आया था। कभी शानी और कभी अजमल खान से जां बख्शी की दरख्वास्त कर रहा था। शानी उसकी तरफ से रुख फेर कर लोडर की तरफ आ गई। इस बात का इशारा था
कि अजमल इस सफाक शख्स के साथ जो चाहे सलूक कर सकता है। अजमल और उसकी आवाज़ें हवा के दोष पर तैर कर शानी और डोले तक पहुंच रही थी। अजमल ने उसे उठकर भाग जाने को कहा। वो गिकियाने लगा, नहीं नहीं, तुम मुझे गोली मार दोगे। अजमल के 2-3 बार कहने के बावजूद जब वो उठकर भागा नहीं तो अजमल दौड़ा। तो तुम क्या समझते हैं हरामी की औलाद, तुम भागेगा नहीं तो हम तुमको छोड़ देगा। अजमल की आवाज में कर्ब का समंदर था। हेड शायद अजमल के पांव से लिपट गया। वो जाँ बख्शी की इल्तिजाएं कर रहा था। शायद इसी तरह की इल्तिजाएं वो औरतें भी करती रही होंगी जो इसकी राजनी ज्यादती का शिकार हुई थी। चंद सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई।